हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है मोशन। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है और बड़े ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा, क्योंकि इसमें अगर चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो 9th क्लास की पूरी फिजिक्स आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अपनी बुक देख लीजिए ज़रा। ये आपकी साइंस की बुक है जिससे ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, और ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो सबसे पहले थोड़ा सा बुक में से पढ़ लेते हैं और उसके बाद चीज़ों की अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड सम अदर इन मोशन। अपनी हर दिन की लाइफ में हम ये देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो रेस्ट में हैं और कुछ ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। इसका एग्जांपल हमारे चारों ओर बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे कि आप जिस चेयर पर बैठे हुए होंगे वो चेयर किस में होगी, रेस्ट में होगी। आपने जिस टेबल के ऊपर बुक रखी है वो बुक भी किस में होगी, रेस्ट में होगी। लेकिन अगर आपके घर में कहीं घड़ी लगी हुई है, आपके रूम के अंदर अगर क्लॉक लगी हुई है, तो उसके अंदर आप सुई देख रहे होंगे, वो घूम रही होगी। इसका मतलब सुई क्या है, मोशन में है। आपके ऊपर पंखा लगा हुआ होगा, पंखा भी घूम रहा होगा। इसका मतलब पंखा भी किस में होगा, मोशन में होगा। तो हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं कि कुछ चीज़ें रेस्ट में हैं और कुछ चीज़ें किस में हैं, मोशन में हैं। आगे लिखा हुआ है कि बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। चिड़िया उड़ती है, आप सबने देखी होगी। वो क्या करती है, उड़ती है, तो उसके अंदर क्या आता है, मोशन आता है। फिश जब स्विम करती है तो इसका मतलब उसके अंदर भी मोशन है। ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। हमारी वेन्स और आर्टरीज के अंदर ब्लड का जब फ्लो होता है तो वो भी एक तरह का क्या है, मोशन है। और कार जो मूव्स करती हैं सड़कों पर, वो भी एक तरह का मोशन है। एटम्स, मॉलिक्यूल, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज ऑल इन मोशन। जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं अपने चारों ओर, एटम्स, मॉलिक्यूल तो नहीं दिखते, गैलेक्सी देख सकते हैं टेलीस्कोप की मदद से, तो ये सब चीज़ें किस में होती हैं, मोशन में होती हैं। आगे लिखता है, आगे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ज़रा। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होती है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं एक प्रैक्टिकल की मदद से। तो बड़े ध्यान से इस प्रैक्टिकल को समझने की कोशिश करिएगा। आपके सामने अभी एक वॉल क्लॉक दिखाई दे रही होगी और इस क्लॉक के अंदर आपको सेकंड वाली सुई चलती हुई भी दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब टाइम जो है वो आगे बढ़ रहा है। पहली बात तो टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम हमेशा ही चलता रहता है। दुनिया में सब कोई भी चीज़ रुक सकती है लेकिन टाइम कभी भी नहीं रुक सकता। टाइम हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। इस क्लॉक के ऊपर रखी हुई एक पेंसिल को भी ध्यान से देखिए। क्या वो पेंसिल की पोजीशन में कोई बदलाव हो रहा है? टाइम बदलता हुआ दिख रहा है आपको, लेकिन क्या पेंसिल की पोजीशन में कोई बदलाव आपको नज़र आ रहा है? कोई बदलाव नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पेंसिल है वो इस समय किस में है, रेस्ट में है। तो अगर टाइम के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होता, टाइम के चेंज होने के साथ साथ अगर पोजीशन में चेंज नहीं होता, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। लेकिन अगर टाइम के चेंज होने के साथ साथ पोजीशन में भी चेंज होता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। तो एक बार फिर से समझिए, अगर टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। लेकिन टाइम चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ पोजीशन भी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। यही मोशन की डेफिनेशन होती है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड मोशन। अगर टाइम के चेंज होने के साथ साथ पोजीशन में भी बदलाव होता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में आ गया है, मोशन में आ गया है। टाइम के चेंज होने के साथ साथ अगर पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होता तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। तो मोशन की जो डेफिनेशन है वो हमने क्लियर कर ली है। अब हम उस डेफिनेशन को कॉपी में लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमने उस प्रैक्टिकल के हिसाब से डेफिनेशन को लिख दिया है कि इफ़ अ बॉडी चेंज
इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज करती है टाइम के चेंज होने के साथ साथ, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी किस में है, मोशन में है। तो ये चैप्टर की पहली डेफिनेशन है। आपने उस प्रैक्टिकल की मदद से इसको क्लियर कर लिया है कि अगर टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। लेकिन टाइम चेंज होने के साथ साथ अगर पोजीशन भी चेंज होती है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। तो मोशन की डेफिनेशन को क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन में अगर चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के चेंज होने के साथ साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे लिखता है कि हाउएवर देयर आर सिचुएशंस वेयर द मोशन इज़ इन्फर्ड थ्रू द इनडायरेक्ट एविडेंसेस। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर मोशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा, मतलब कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं जिनकी मदद से हम पता लगा पाते हैं। जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके चारों ओर हवा चल रही है, तो आप ये देखेंगे कि चारों ओर पेड़ पौधे हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे हैं, पत्तियां हिल रही हैं या नहीं हिल रही, तार पे सूखे हुए कपड़े जो हैं वो हिल रहे हैं या नहीं। तो इन चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं कि हवा जो है वो चल रही है। उसी का एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो एयर के मोशन के बारे में या एयर के मूवमेंट के बारे में हमें पता चलता है इनडायरेक्ट एविडेंसेस के बारे। एयर हमें चलती हुई कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन पत्तियां हिल रही हैं, डस्ट उड़ रही है, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे हवा चल रही है। आगे लिखा है कि व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग द सीजन। सीजन जो चेंज होते हैं वो क्यों होते हैं, सनराइज़ सनसेट क्यों होता है, अच्छी तरह से आप जानते होंगे। सनराइज़ और सनसेट होने की वजह होती है हमारी अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेट करना। हमारी अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेट करने की वजह से ही हम सनसेट और सनराइज़ होते हुए देखते हैं। इसके अलावा सीजन क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर टिल्ट है, इस तरह से झुकी हुई है। तो 6 महीने अर्थ ऐसे झुकी रहती है, 23 डिग्री एंड हाफ ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, और 6 महीने ऐसे झुकी रहती है। तो उसके इसी झुकाव की वजह से 6 महीने सर्दियाँ और 6 महीने गर्मियाँ होती हैं। इस बारे में अपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ होगा। आगे लिखता है कि इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। ये जो सनराइज, सनसेट और चेंज इन सीजन होता है, ये सब किसकी वजह से होता है, अर्थ के मोशन की वजह से। आगे लिखता है, इफ़ इट इज़ ट्रू वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। अगर ये सच है तो हम अर्थ के मोशन को सीधे सीधे क्यों नहीं देख लेते। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी धरती जो है वो घूमती है, रोटेट करती है, सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, लेकिन हमें उसके मोशन का पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि अर्थ के साइज़ के कंपैरिजन में हमारा साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है। हम अर्थ के सामने नेग्लिजिबल साइज़ के हैं, इसलिए इतनी बड़ी अर्थ के मोशन के बारे में हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन जब हम किसी स्पेस क्राफ्ट में बैठकर अर्थ से ऊपर जाते हैं या अर्थ से बहुत दूर चले जाते हैं, तो हमें अर्थ के मोशन के बारे में पता चल जाता है कि अर्थ जो है हमारी है वो घूम रही है। अब तक जितने भी सैटेलाइट स्पेस में गए हैं उन्होंने अर्थ का फ़ोटो लिया है घूमते हुए, क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर चले जाते हैं, और जैसे जैसे हम किसी चीज़ से दूर जाते हैं वैसे वैसे वो हमें छोटी लगने लगती है। तो जब छोटा साइज़ दिखाई देता है तो अर्थ हमें घूमती हुई नज़र आती है, लेकिन अर्थ के ऊपर बैठकर हम उसके मोशन के बारे में पता नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका साइज़ हमारे कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। लिखता है कि एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए रुका हुआ हो सकता है और किसी के लिए चलता हुआ हो सकता है। एक सेकंड के लिए आप इस चीज़ को सोचने की कोशिश करिए, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए रुका हुआ हो लेकिन दूसरे के लिए चलता हुआ हो? ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मान लो कि तुम ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन में तुम्हारे साथ में तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है, तो तुम्हें जो ट्रेन चल रही है और तुम्हारे बराबर में तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है, तो तुम्हें जो अपना दोस्त है वो किस में लगेगा, रेस्ट में लगेगा। लेकिन बाहर कोई आदमी खड़ा हुआ है और वो ट्रेन को देख रहा है अपने सामने से जाते हुए, तो उसको तुम्हारा दोस्त कैसे दिखाई देगा, मूव करता हुआ दिखाई देगा आगे को।
तो तुम जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, तुम्हें अपना दोस्त बराबर में बैठा हुआ ऐसा लगेगा कि वो रेस्ट में बैठा हुआ है, लेकिन ट्रेन के बाहर जो आदमी खड़ा हुआ है उसे तुम और तुम्हारा दोस्त आगे को मूव करते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब किसी को कोई चीज़ रुकी हुई नज़र आती है और किसी दूसरे को वही चीज़ चलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर आपने ट्रेन में बैठकर ध्यान से बाहर की चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है तो आपने ये नोटिस किया होगा, ट्रेन आगे को बढ़ती रहती है और बाहर खड़े जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे पीछे को भाग रहे हैं। तो तुम ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, तुम्हें पेड़ पौधे पीछे को भागते हुए लगते हैं, लेकिन जो लोग बाहर खड़े हुए हैं ट्रेन से, उन्हें वो पेड़ पौधे स्टेशनरी नज़र आते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी को चलता हुआ दिख सकता है और किसी को रुका हुआ नज़र आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। यही बात मैंने आपको बताई थी, जो बस में बैठे हुए पैसेंजर हैं उन्हें पीछे के जो पेड़ हैं वो भागते हुए नज़र आते हैं। ये चीज़ ट्रेन में बहुत अच्छी नज़र आती है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज़ मूविंग। और जो आदमी बाहर खड़ा हुआ है उसको बस पैसेंजर के साथ मूव करती हुई नज़र आती है, और बस में जो लोग बैठे हैं उन्हें वो आदमी जो बाहर खड़ा हुआ है वो पीछे को मूव करता हुआ नज़र आता है। तो ऐसा होता है, किसी को कोई चीज़ रुकी हुई नज़र आ सकती है, किसी को कोई चीज़ चलती हुई नज़र आ सकती है एक ही टाइम पर। However, a passenger inside the bus see his fellow passenger to be at rest। ये सारी बातें मैंने आपको अभी बताई थी। आगे बढ़ते हैं। Most motions are complex. Some object may move in straight line, other may take a circular path। ज़्यादातर मोशन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। पहले हम कॉम्प्लेक्स मोशन की स्टडी करते हैं। मान लो कि आप अपने घर से कार लेकर निकले, रास्ते में कम ट्रैफिक था तो आपने कार की स्पीड बढ़ा ली, फिर कहीं पर ज़्यादा भीड़ भाड़ आ गई तो आपने कार की स्पीड घटा ली। पहले आप सीधे चल रहे थे, फिर ऐसे मुड़ गए, फिर ऐसे मुड़ गए, फिर ऐसे मुड़ गए, ऐसे बहुत बार मुड़ना पड़ जाता है हमें गलियों के अंदर। तो इस तरह का जो मोशन होगा वो एक कॉम्प्लेक्स मोशन कहलाएगा। लेकिन हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे किसकी? स्ट्रेट लाइन मोशन की। जो मोशन सीधी लाइन में होता है हम केवल उसी की स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी हम 9th स्टैंडर्ड में हैं। कॉम्प्लेक्स मोशन की स्टडी हमें नहीं करवाई जाएगी। आगे देखिए क्या लिखा है। सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर में वाइब्रेट। कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? रोटेट करते हैं और कुछ वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट कैसे होता है? ऐसे टू एंड फ्रो मोशन जो होता है ना काफ़ी फास्ट, उसको वाइब्रेशन कहा जाता है। आप सभी वाइब्रेशन के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। देयर में बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। कई बार क्या होता है कि कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि वाइब्रेशन भी हो रहा है और सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, स्ट्रेट मोशन भी हो रहा है। तो बहुत सारे तरह के कॉम्प्लेक्स मोशन हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये यहाँ पे बताया हुआ है। तो अब हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। उससे पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, थिंक एंड एक्ट। इसमें आपको ये बताया जाता है कि अगर मोशन कंट्रोल्ड होगा तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे समुद्र के किनारे हवा चलती है तो उससे हम क्या फ़ायदा लेते हैं? समुद्र के किनारे हम विंड मिल लगा देते हैं, जब वो रोटेट करते हैं और उनके रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये देखो ऐसा होता है विंड मिल, इसको ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पे लगातार हवा चलती रहे। तो ये जो है ना सी शोर पर लगाए जाते हैं, समुद्री किनारों पर, क्योंकि वहाँ पर हवा रेगुलरली चलती रहती है। तो हवा अगर कंट्रोल वे में चल रही है तो इसके रोटेट होने से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और भी बहुत सारे यूज़फुल काम हम कर सकते हैं। लेकिन अगर वही हवा कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसे हम तूफ़ान कहते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे जो शहर हैं वो तबाह हो जाते हैं। तूफ़ान की वजह से लोगों के घर टूट जाते हैं। तो यहाँ पे यही समझाएगा कि मोशन अगर कंट्रोल्ड है तो उससे फ़ायदा होगा और अनकंट्रोल्ड है तो उससे बहुत भारी नुकसान भी होता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि नदियों में जो मोशन हो रहा है अगर वो कंट्रोल्ड है, उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उसका डायग्राम भी देखिए ज़रा। ये मैं आपको 10th की बुक में से दिखा रहा हूँ। तो नदी का पानी यहाँ पे भर के डैम बना दिया जाता है। डैम के पानी से पानी जो निकलता है उसको कंट्रोल वे में अगर ले जाते हैं तो टरबाइन मशीन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन अगर इसी को अनकंट्रोल कर दिया जाए, ये हटा दिया जाए यहाँ से, तो बाढ़ आ जाएगी और बाढ़ आने से क्या होगा? ये सब कुछ बह जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है आपको
कि अगर मोशन कंट्रोल्ड होता है तो उससे फ़ायदे होते हैं और वो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उससे नुकसान होता है। आप अपनी अर्थ के मोशन को देख सकते हैं, वो कितना कंट्रोल्ड है। हमेशा 24 घंटे में ही अर्थ एक पूरा चक्कर करती है। हमेशा सन के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटे में ही पूरा एक चक्कर होता है, और ऐसा करोड़ों साल से हो रहा है। तो हमारी अर्थ का मोशन कंट्रोल्ड मोशन है। अगर वही अनकंट्रोल हो जाएगा तो ये दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। तो ये थिंक एंड एक्ट को अपनी बुक में से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। छोटी मोटी एक्टिविटी दे रखी है, इनको भी आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी एक्टिविटी है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन। तो मोशन को डिस्क्राइब करने में बहुत सारी जो टर्म्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। उन टर्म्स के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया है वेरियस टर्म्स डिस्क्राइबिंग द मोशन। उन सभी टर्म्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जो मोशन को क्या करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं। उनमें सबसे पहली जो टर्म आ रही है, देखिए क्या है। तो उसमें सबसे पहली टर्म जो आती है वो क्या आती है, पोजीशन आती है। मैंने इस पर नंबर 2 इसलिए डाल रखा है क्योंकि ये इस चैप्टर की दूसरी डेफिनेशन है, और जो टर्म मोशन को डिस्क्राइब करेंगी उनमें से ये पहली टर्म है। पोजीशन होती क्या है? तो अगर मैं तुमसे पूछने लगूँ कि पोजीशन की डेफिनेशन क्या है तो तुम पे बता ही नहीं जाएगी पोजीशन की डेफिनेशन क्या होती है। कुछ कहेंगे कि क्लास में पोजीशन होती है, जैसे कि 1 2 3। कोई गेम होता है तो उसमें भी पोजीशन आती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर उन पोजीशन की बात नहीं चल रही है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात चल रही है। मान लो कि तुम्हें बतानी है अपने घर की लोकेशन या उसकी पोजीशन बतानी है, किसी को अपने घर का एड्रेस बताना। तो पुराने ज़माने में कैसे बताया करते थे कि भैया वहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर के पास आ जाना, और मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर सीधी लाइन में हमारा घर पड़ेगा। कोई अपने घर को मंदिर के पास बताता है, कोई अपने घर को आटा चक्की के पास बताता है, कोई अपने घर को किसी पार्क के पास बताता है। तो इस तरह से अगर हमें अपने घर की पोजीशन देनी होती है तो हम कोई रेफरेंस पॉइंट उसके लिए देते हैं कि मेरा घर जो है उस रेलवे स्टेशन के पास है, वहाँ पर पहुँच जाना, वहाँ से मैं तुमको रिसीव कर लूँगा। तो पोजीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज़ नोन एज पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या कहलाती है, पोजीशन कहलाती है। जैसे कि तुम्हारा घर, तुम्हारे घर की लोकेशन बतानी है तो तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट बताओगे कि मंदिर के पास मेरा घर है, तो मेरा घर मंदिर के पास है, तो मेरा घर एक ऑब्जेक्ट हो गया, और वो जो मंदिर है वो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट का ना एक स्पेशल नेम होता है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि द पर्टिकुलर पॉइंट इज़ कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पर लिखी हुई है। तो अपनी बुक आप ज़रूर पढ़ा करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई रहती हैं। इसमें लिखा है कि वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट। जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी होती है तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा घर है तो हम अपने घर के लिए जो रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं वो एक मंदिर दे रहे हैं कि भाई मंदिर के पास आ जाना, वहाँ से मेरा घर इतनी दूर है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। इन्होंने भी एक अपने पास से एग्जाम्पल दे रखा है, उसे भी देख लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। इन्होंने एक स्कूल की लोकेशन बताने के लिए रेलवे स्टेशन का रेफरेंस पॉइंट ले रखा है। तो मैं आपको शायद रेफरेंस पॉइंट समझाने में कामयाब हो गया हूँ, एक बार फिर से समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पोजीशन के बारे में समझा कि पोजीशन क्या होती है। तो पोजीशन होती है लोकेशन किसी ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है, रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर निकाली जाती है तो उसे पोजीशन कहते हैं, और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसको कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। तो उम्मीद है कि पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो दूसरी डेफिनेशन में हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा, पोजीशन के बारे में और रेफरेंस पॉइंट के बारे में। अब चलते हैं तीसरी डेफिनेशन पर, जिसको कहते हैं डिस्टेंस। तो तीसरी जो डेफिनेशन मोशन चैप्टर की हमारे सामने आ गई है वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि तुम अपने घर से चलते हो, ये तुम्हारा घर है जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम ईस्ट की तरफ चलते हो 2 किलोमीटर,
तुम्हें डायरेक्शन के बारे में तो पता ही होगा ना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार डायरेक्शंस ताकि तुम चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाओ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब भी कॉपी में आप डायरेक्शन बनाएंगे तो हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले हम अपने घर से, उसके बाद हम 1 किलोमीटर गए किधर को, ऊपर को। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है। 1 किलोमीटर ऊपर को गए, उसके बाद फिर 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर हम चले गए ईस्ट की तरफ और यहाँ पे जाके रुक गए। यहाँ पे हमारा ऑफिस है, इन फ्यूचर आप ऑफिस भी जाएंगे। तो ये आपका घर है और ये आपका ऑफिस है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपने घर से लेकर ऑफिस तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि 2 + 1 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। आपने घर से ऑफिस तक 6 किलोमीटर की दूरी तय की है। आप बहुत आसानी से ये बता सकते हैं। तो आप ये तो बता देंगे प्रैक्टिकली कि डिस्टेंस आपने कितनी कवर की है, लेकिन अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछने लगे तो वो आप नहीं बता पाएंगे, और एग्ज़ाम में डेफिनेशन ही लिखनी होती है। तो डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन होती है उसे लिख देता हूँ पहले। तो डिस्टेंस की जो है ना, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। उस बॉडी ने जो भी पाथ कवर किया है उसकी जो पूरी लंबाई होती है उसी को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। इसके बाद देखो मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं इसके बारे में 8th क्लास में पढ़ाया जाता है। एक बार मैं फिर से आपको पढ़ा दूंगा, वैसे हमारे चैप्टर में नहीं दे रखा, लेकिन ये चीज़ें जो है ना बार बार फिज़िक्स के अंदर रिपीट होंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा और हमने लिख दिया कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है इसी पेज पर समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख दी है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, उनको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल है मास, टाइम और स्पीड। मान लो तुम किसी से टाइम पूछते हो कि व्हाट टाइम लाइक, टाइम क्या हुआ है, तो वो आपको बता देगा कि 5:10 हुए हैं। वो आपको ये थोड़ा ही ना बताएगा कि 5:10 हुए हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन थोड़ा ही ना बताएगा टाइम के साथ साथ। तो इसका मतलब टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि टाइम को बताने में हम कभी भी डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे ही मास, कोई तुमसे पूछे तुम्हारा मास कितना है तो तुम कहोगे मेरा मास है 40 kg। तो तुम ये थोड़ा ही ना कहोगे मेरा मास 40 kg है साउथ डायरेक्शन में, नहीं, मेरा मास 40 kg है, सिर्फ ये बोलोगे। तो आपने अपना मास बताते समय डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आपका मास कैसी क्वांटिटी कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मास के लिए मैग्नीट्यूड आ जाएगा 40 kg, तो ये मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। टाइम के लिए आ जाएगा कि 20 सेकेंड, तो कोई डायरेक्शन नहीं बताई, केवल मैग्नीट्यूड था। स्पीड के लिए आ जाएगा 20 km/h। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उनको क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। इसके अपोजिट होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती हैं, उनको हम देखेंगे अगले पेज पर। फिलहाल इस पेज पर जो हमने क्लियर किया है उसको समझ लीजिए। हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। हमें पता तो था कि डिस्टेंस होती क्या है। कोई 5वीं के बच्चे से भी पूछे कि भाई तू कितनी डिस्टेंस चल के आया यहाँ से लेके वहाँ तक, कहेगा कि मैं 2 किलोमीटर चल कर आया हूँ। लेकिन डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन होती है कि जो भी पाथ हमने ट्रैवल किया है उसकी जो टोटल लंबाई होती है उसी को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। फिर हमने इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करी कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फिर हमने समझा स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मैंने ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि फिज़िक्स में लगातार इन चीज़ों का बार बार इस्तेमाल होगा, और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अब पढ़ते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में अगले पेज पर। चलिए खैर, तो इसके बाद हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ की जो डेफिनेशन है उसको भी लिख दिया है कि दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उनको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल है वेट, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। वेट के बारे में आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, और बहुत से लोगों को अभी यही नहीं पता होगा कि मास में और वेट में क्या फ़र्क होता है।
तो वेट जो होता है ना बदल जाता है जगह बदलने के साथ साथ। जैसे कि तुम अगर अर्थ पर तुम्हारा वेट 60 न्यूटन है और तुम्हें मून पे ले जाके छोड़ दिया जाए तो तुम्हारा वेट मून पर सिर्फ 10 न्यूटन रह जाएगा। तो प्लेस बदलने के साथ साथ वेट जो है बदलता जाता है। इसके अलावा जब आप किसी लिफ्ट में बैठे हुए होते हैं तो लिफ्ट जैसे ही अचानक से ऊपर को चलती है तो आप अपने आप को अचानक से हल्का महसूस करने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर को जा रहे होते हैं आपका वेट कम होता चला जाता है। इसके अलावा जब आप किसी झूले में ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, गोल गोल घूमने वाला झूला होता है, तब भी आपको लगता है कि जैसे आपके अंदर से कुछ निकल गया, खाली खाली सा हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको महसूस होता है कि आपका वेट वहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वेट जो होता है ना वो बदलता रहता है, लेकिन मास जो होता है वो बदलता नहीं है। इन सारी क्वांटिटीज़ के बारे में आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें हम पढ़ने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन वेट के बारे में अगले या उससे अगले चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो फिलहाल हमने समझ लिया वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझने के बाद अगली जो चीज़ हम समझने जा रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम एक अच्छे एग्जाम्पल की मदद लेंगे। एग्जाम्पल्स की मदद से ही चीज़ें हमें अच्छी तरह से समझ में आती हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई एथलीट एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है और ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी जो सरकमफ्रेंस है, आप समझते होंगे अच्छी तरह से, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो है 200 मीटर। और एथलीट जो है वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और ऐसे चक्कर लगाना शुरू करता है और वो पॉइंट ए पर ही आके दोबारा रुक जाता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले डिस्टेंस कितनी उसने कवर की है, सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस कितनी कवर की है। देखो एथलीट पॉइंट ए से चला और घूमकर पॉइंट ए पर ही वापस आ गया, तो इसका मतलब एथलीट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 200 मीटर। लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट जो है उस एथलीट का वो होगा 0 मीटर। अब ये क्या बात हुई, देखिए अगर आपको डिस्टेंस पता लगानी है तो जो भी रास्ता आपने चला है उसकी पूरी लंबाई आप लेंगे। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि डिस्टेंस निकालने के लिए जो भी रास्ता हम चलते हैं उसकी पूरी लंबाई तय करते हैं, उसकी पूरी लंबाई को नाप लेते हैं, तो वो डिस्टेंस हो जाती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ये देखना होता है कि हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल मतलब शुरुआती पोजीशन और फाइनल मतलब आखिरी पोजीशन। तो जब एथलीट यहाँ से चलेगा और घूमकर यहीं पर वापस आ जाएगा तो उसकी दोनों पोजीशन सेम हो जाएंगी। इनिशियल पोजीशन भी वही है, मतलब जहाँ से चला था वो भी वही है, और जहाँ पे अपनी ट्रैवल एंड की है वो भी पोजीशन सेम है। तो दोनों पोजीशन एक ही जगह पर आ गई हैं, इसीलिए एथलीट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, अभी हमने एक एथलीट का एग्जाम्पल लिया, अब हम एक क्रिकेटर का एग्जाम्पल लेंगे उसको अच्छी तरह से समझने के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्रिकेट के पिच बना दी है ताकि हम डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरह से समझ सकें। ये विकेट्स हैं और मान लो कि इन विकेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। वैसे इतनी होती नहीं है, मान लेते हैं। तो एक क्रिकेटर यहाँ से वहाँ तक चलना शुरू करता है, मान लो कि उसने 1 रन लिया है, 1 रन। तो उस केस में उसका जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगा 1 रन लेने के लिए, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। और अगर बात करें कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो वो भी 10 मीटर। अब ये क्या बात हुई, ये बात हुई है कि इनिशियल पोजीशन तो ये थी क्रिकेटर की और फाइनल पोजीशन वो है, 1 रन लेने पर वो यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में अब कितनी दूरी है, 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो कितनी निकल कर आ रही है, 10 मीटर निकल कर आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर, डिस्टेंस भी 10 मीटर। इस बार दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, डिस्टेंस ज़्यादा थी और डिस्प्लेसमेंट कम था, मतलब 0 था। अब 2 रन की बात करते हैं। आप सबने क्रिकेट देखा ही होगा, थोड़ी नॉलेज सबको क्रिकेट के बारे में होगी। 2 रन का एग्जाम्पल लेते हैं। 2 रन में क्या होगा, क्रिकेटर यहाँ से वहाँ तक जाएगा और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इस केस में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है क्रिकेटर ने,
तो इस केस में वो यहाँ से यहाँ तक गया 10 मीटर, फिर वापस आया होगा 10 मीटर, तो टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है 20 मीटर। लेकिन अगर उस क्रिकेटर के डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो जहाँ से चला था घूमकर वहीं वापस आ गया, तो वहीं इनिशियल पोजीशन है, वहीं फाइनल पोजीशन है। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई दूरी नहीं है, ज़ीरो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 मीटर। तो अब डेफिनेशन समझने की बारी आ गई। प्रैक्टिकली हमने समझ लिया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब समझते हैं डेफिनेशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अगर इनिशियल पोजीशन यहाँ है और फाइनल पोजीशन यहाँ है तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होगा। लेकिन अगर इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको ये बात समझ आ गई होगी, लेकिन अभी हम इसके ऊपर और रोशनी डालने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरह से समझते हैं अगले पेज पर। और जिन्हें नहीं समझना वो वीडियो बंद करके आराम से सो जाओ अगर तुम्हें नहीं पढ़ना लिखना तो। और जिन्हें समझना है चीज़ों को अच्छी तरह से, 9th क्लास को इजी बनाना है, वो हर चीज़ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तो डिस्प्लेसमेंट को और बेहतर समझते हैं अगले पेज पर। तो अभी मैंने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख दी है, तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। पीछे हमने इसको बहुत सारे एग्जांपल्स में समझा है, अब एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम में कभी कभी सवाल के रूप में भी आ जाता है, तो ध्यान से समझिएगा ज़रा। मान लो कि राजू अपने घर से निकलता है और अभी भी वो ऑफिस ही जा रहा है। राजू अपने घर से निकला, ईस्ट की तरफ चला, कितना किलोमीटर, ईस्ट की तरफ चला 3 किलोमीटर, और उसके बाद 4 किलोमीटर चलता है राजू नॉर्थ की तरफ, और इतना चलते ही उसका ऑफिस आ जाता है। ये आ गया राजू का ऑफिस। तो घर से ऑफिस जा रहा है राजू, तो तुमसे कोई पूछे कि राजू ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो तुम बड़े आराम से बता दोगे कि राजू ने जो डिस्टेंस इस केस में कवर की है वो है 3 + 4, 3 + 4 यानी कि 7 किलोमीटर। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है राजू का, तो राजू का डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें उसकी इनिशियल पोजीशन देखनी पड़ेगी और फाइनल पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और फिर हम ये देखेंगे कि इनके बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि H से O पर पहुँचने के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या है, तो सबसे छोटा रास्ता ये है। ये ऐसे बिल्कुल सीधा एरोप्लेन से उड़कर ऐसे जाने के बजाय ऐसे बिल्कुल सीधा जाएंगे तो ये सबसे छोटा रास्ता है। तो ये वाली जो आप देख रहे हैं ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है घर से ऑफिस तक जाने की। तो इसी को हम क्या कहेंगे, राजू का डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो राजू का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, HO है। और ये जो HO है ना, ये निकलेगा कैसे, इसके लिए याद करिए पाइथागोरस थ्योरम को। किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। और वो थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। परपेंडिकुलर ये होता है जो बिल्कुल सीधा होता है, ये परपेंडिकुलर है, और ये नीचे क्या होता है, बेस होता है। ये आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम HO की लंबाई निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस की जगह रख दिया जाएगा HO, परपेंडिकुलर की जगह क्या रख दिया जाएगा 4, और बेस की जगह क्या रख दिया जाएगा 3। ठीक है। HO का स्क्वायर जो है वो तो ऐसे ही रहेगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 16 और 9 कितने हो गए 25। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। इसके बाद HO स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, ये आप जानते होंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं HO स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और HO की वैल्यू आ जाएगी 5 किलोमीटर। तो HO की लंबाई हमने निकाल दी, कितनी आई निकल कर 5 किलोमीटर। तो पता चल गया कि राजू का घर से जो ऑफिस तक का डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, 5 किलोमीटर।
अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ और चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या उससे कम रह सकता है, लेकिन कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, इन चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फिलहाल आपने इस अच्छे एग्जाम्पल में देखा कि राजू का जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था। डिस्टेंस राजू ने चली ये 7 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी दूरी को निकालेंगे, और सबसे छोटी दूरी क्या थी? HO थी। उसको निकालने के लिए हमने यूज़ किया किसका? पाइथागोरस थ्योरम का। तो पता चला कि जो सबसे छोटी दूरी है वो 5 किलोमीटर है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये डिस्टेंस। इन दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उससे पहले इस डेफिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट लाइन जोड़ देता हूँ, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी पढ़ा था ना स्केलर और वेक्टर के बारे में। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए गए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस व्हेन द बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक गई, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसा हमने अभी क्रिकेटर वाले एग्जाम्पल में देखा था, जब उसने 1 रन लिया था, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गए थे। अगला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। जैसा हमने एथलीट वाले एग्जाम्पल में देखा था कि जब वो पॉइंट ए से चला था और पॉइंट ए पर ही वापस आ गया था, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था? ज़ीरो हो गया था। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और एग्ज़ाम में इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसको बहुत गहराई से समझना ज़रूरी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ ली हैं, कुछ बची हुई चीज़ें अभी भी हैं और कुछ अच्छे सवाल भी इसके ऊपर बेस्ड बचे हुए हैं, जिनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज बस हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अपनी बुक में देख लेते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो अपनी बुक में हम ये वाला पेज कंप्लीट कर चुके हैं और इधर का जो पेज है ये भी पूरा पढ़ चुके हैं। आप खुद भी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और अगला जो लेक्चर है वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ से अगला लेक्चर स्टार्ट होगा। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर बता देता हूँ कि इस लेक्चर को बड़े ध्यान से पूरा मन लगाकर अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और एक एक चीज़ देखिएगा। 1-1 मिनट का लेक्चर देखना ज़रूरी है। बीच में से कहीं भी स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेक्चर अगर सारा समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।